ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर फॉरेन ट्रेड का मतलब समझते हैं कि फॉरेन ट्रेड बेसिकली होता क्या है। ठीक है, सिंपली मैं फॉरेन ट्रेड का मतलब कि हमें जब इंडिया किसी बाहर के देश के साथ ट्रेड करता है, यानी कि गुड्स और सर्विसेज को सेल या परचेज करता है, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फॉरेन ट्रेड। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर गुड्स बनाई, ठीक है, मशीन बनाई, वो जो है अमेरिका में जाके सेल कर दी, तो उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फॉरेन ट्रेड। तो यहाँ मीनिंग देखो, फॉरेन ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन द टू कंट्रीज इन द इंटरनेशनल मार्केट। जब भी यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में दो कंट्रीज के बीच में, तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फॉरेन ट्रेड। क्लियर है। अब उसके बाद देखो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होती है, सिंपल है, फॉरेन ट्रेड के रिगार्डिंग जो हमने पॉलिसी बनाई है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं कि हमें फॉरेन ट्रेड कैसे करना है, हमें किन गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, किन गुड्स को हमें इंपोर्ट करना है, उनसे रिगार्डिंग जो पॉलिसीज होती हैं उन्हीं को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। क्योंकि आप लोग को पता है कि फॉरेन ट्रेड में कोई भी कंट्री हो, या तो वो इंपोर्ट करती है या फिर एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, जब भी हम किसी फॉरेन कंट्री से कोई सामान इंडिया में मंगवाते हैं तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इंपोर्ट। और जब भी हम कोई सामान अपना इंडिया में बना के बाहर भेजते हैं, ठीक है, जैसे यूएसए वगैरह, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट। ठीक है, ये दोनों ही इंक्लूड होता है हमारे फॉरेन ट्रेड में। तो उससे जुड़ी हुई पॉलिसी, उससे जुड़े हुए रूल्स और रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर बनाए हैं, ठीक है, कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करेंगे, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रेफर्स टू द इकोनॉमिक पॉलिसी, ये इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, दैट गवर्न्स एन इकोनॉमिक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक्टिविटी, जो कि बताती है कि हमें कंट्री में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक्टिविटी कैसे करनी है। क्लियर आपको। अब इंडिया में जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अभी चलाई थी नई नई, ठीक है, वो कौन सी हमारे यहाँ पे 2015 एंड 2022। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी लेटेस्ट यहाँ पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, जिसके बारे में हमने इस लेक्चर में डिटेल में पढ़ना है कि ये जो नई पॉलिसी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने लेके आई थी, इसमें क्या क्या पॉइंट्स कवर थे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से। क्लियर आपको। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये जो हमारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, इसे ले आया गया था 1 अप्रैल 2015 में। ठीक है, तो इसके ऊपर भी एमसीक्यू बन सकता है कि जो हमारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 और 20 है, वो कब ले आया गया था, 1 अप्रैल 2015 में। क्लियर है। अब इसको ले आने का मेन पर्पस क्या था, यहाँ पर ये जो हमारा ट्रेड पॉलिसी था, सब मेन पर्पस यही था कि हमें फॉरेन ट्रेड को जो है एनकरेज करना है, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एक्सपोर्ट यहाँ पर करना है कंट्री में, ताकि हमारी कंट्री की जो है यहाँ पर ग्रोथ हो जाए, हम जो है यहाँ पर पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हम भी अपने पकड़ यहाँ पर मजबूत करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसका काम क्या था, प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर प्रमोटिंग गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट, गुड्स और सर्विसेज के एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करके देना, मतलब कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी, ऐसे इंसेंटिव, ठीक है, सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करनी, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो है एक्सपोर्ट करें, जिससे हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो। क्लियर है। क्योंकि देखो, जो एक्सपोर्ट होता है ना, किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है, मतलब अगर कोई कंट्री ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करती है, तो वो कंट्री डेवलप मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि उसे किसी दूसरे देश पे यहाँ पे डिपेंडेंट रहना नहीं पड़ता किसी भी चीज को, वो तो सगो खुद बना के, मतलब खुद यूज करके बचा के बाहर भी यहाँ पर भेज रहा है, जिससे इनकम भी बढ़ती है, यहाँ पे नेशनल इनकम भी ग्रोथ होती है। क्लियर है। तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव था, और इंपोर्ट को कम से कम यहाँ पर करना। ठीक है, इसने एम किया था, ये जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, इसके अंदर गवर्नमेंट ने एम किया था कि ये जो हमारा अभी 2% जो हमारा अभी फॉरेन ट्रेड में एक्सपोर्ट आता है, ठीक है, हम टोटल एक्सपोर्ट का सिर्फ अभी 2% ही यहाँ पर प्रोड्यूस कर पाते हैं, उसको हमें जो है 3.5% तक लेके जाना है। इस ट्रेड पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ट्रेड को बढ़ाना। ठीक है, पहले 2% था, उसके बाद इसको बढ़ा के 3.5% करने का यहाँ पर जो है मोटिव रखा गया था। ठीक है, उसके बाद देखो, फॉलोइंग आर द हाईलाइट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बेसिकली किया क्या गया था, कौन कौन सी यहाँ पर गवर्नमेंट ने पॉलिसीज ले आई थी, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट पॉइंट में सेम बात है कि ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना था कि एक्सपोर्ट को यहाँ पर बढ़ावा मिले। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर और क्या ऑब्जेक्टिव था, द पॉलिसी एम टू इनेबल इंडिया टू रिस्पॉन्ड द चैलेंजेस ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, कीपिंग इन स्टेप विद द रैपिडली इवॉल्विंग इंटरनेशनल ट्रेडिंग आर्किटेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एम क्या था, जो हमारा इंडिया है, ठीक है, उसको फॉरेन ट्रेड को अगर बढ़ाना है, तो यहाँ पर जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना इंडिया के सामने, मतलब कि नई नई टेक्नोलॉजी, क्योंकि दूसरे देश जो इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की तरह ही पार्टिसिपेट करें, वो नई नई टेक्नोलॉजीज यूज करें, ठीक है, जिससे उनकी कॉस्ट कम आती है। तो हमारा जो इंडिया का प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके सामने कई सारे चैलेंजेस आते हैं कि वो जो है, एक तो क्वालिटी मैच नहीं कर पाती, उसके बाद जो है कम्पीट नहीं कर पाते, क्योंकि प्राइजेस इंडिया में बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, जो हम यहाँ पर प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इंडिया ने यहाँ पर इस पॉलिसी के अंडर ये एम बनाया था कि हमें जो है,
हमें ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको कम से कम करना है, हमें भी यहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप करनी है, ताकि जो हमारे एक्सपोर्टर हैं उन टेक्नोलॉजीज को यूज करें और वो भी compete कर पाए हमारे इंटरनेशनल मार्केट में। क्लियर है? यही इस चीज को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर हमारी जो ये पॉलिसी है इसमें दो नई स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। पहला देखो क्या है, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, और दूसरा हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम। क्लियर है? तो दो इंपॉर्टेंट स्कीम यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए थे। अब ये बेसिकली है क्या, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम। इस स्कीम के अंडर हमें जो है गुड्स की, जो हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं उसे यहाँ पर जो है उनको एनकरेज करना है। इसमें कई सारे जो है इंसेंटिव्स वगैरह जो है दिए जाते थे एक्सपोर्टर को, जिसकी वजह से वो जो है जो भी प्रोडक्ट बनाते थे उनकी कॉस्ट यहाँ पर कम आती थी। क्लियर? जैसे कई तरह के यहाँ पे टैक्स रिडक्शंस मिल जाते थे, टैक्स की छूट मिल जाती थी। ठीक है, इस तरह की स्कीम्स प्रोवाइड किए जाते थे हमारा मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम में। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, गुड्स और जो हमारे गुड्स है उनके एक्सपोर्ट को यहाँ पर जो है बढ़ावा देना है। ठीक है, तो इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है कि पहले तो एमसीक्यू बनेगा कि कौन सी दो स्कीम्स है, उसके बाद कि कौन सी स्कीम किसके लिए बनाई गई थी, तो इसको गुड्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। ऐसे ही जो हमारी सर्विसेज है, ठीक है, अब सर्विसेज भी हमें एक्सपोर्ट करनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ गुड्स को एक्सपोर्ट करके काम थोड़ी बनेगा। तो यहां पर इंडिया ने यहां सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम लॉन्च की, जिसका मेन पर्पस क्या था कि सर्विसेज के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। और सर्विसेज कैसी, नोटिफाइड सर्विसेज, यानी कि जिनको गवर्नमेंट ने कहा हुआ कि इन्हें हमें इंक्रीज करना है, तो इनको बढ़ावा देना काम था हमारा इस स्कीम का। कौन सा, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम। तो इसमें भी जो सप्लायर थे सर्विसेज के, उन्हें भी कई सारे यहां पर बेनिफिट जो है मिलते थे। नेक्स्ट देखो यहाँ पर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स इशूड अंडर MEIS और SEIS एंड द गुड्स इंपोर्टेड अगेंस्ट दिस स्क्रिप्ट्स आर फुली ट्रांसफरेबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स का मतलब समझ लेते हैं क्या होता क्या है। तो यहाँ पर देखो इन स्कीम्स के अंडर मैंने बात की थी कि एक्सपोर्टर को कई सारे स्कीम्स दिए जाते थे, बेनिफिट दिए जाते थे, इंसेंटिव दिए जाते थे। उसी में से एक हमारा था यहाँ पे ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स। ठीक है, जब भी कोई यहाँ पर्सन एक्सपोर्ट करता था तो उसका एक परसेंटेज, जैसे कि 2%, 3%, उसको जो है ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स मिल जाते थे। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या होते थे, ये एक तरह का कैशबैक होता था, जिसका यूज करके जो हमारे एक्सपोर्टर है, ठीक है, जो एक्सपोर्टर है वो यहाँ पर जब भी इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि देखो जो एक्सपोर्टर है, ठीक है, जो गुड्स यहाँ पर बनाता है उसे बहुत सारी चीजें इंपोर्ट भी करनी पड़ती है। ठीक है, जब भी वो इंपोर्ट करता है, ठीक है, उसे इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप इंपोर्ट कर रहे हो, किस लिए इंपोर्ट करो, ताकि उसी से आप सामान बनाओ और एक्सपोर्ट करो। तो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट के आपको यहाँ पर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स प्रोवाइड कर देंगे, जिससे क्या होगा कि आप जब भी इंपोर्ट करोगे ना, उस पर जो आप टैक्स पे करोगे वो जो है आपका माफ कर दिया जाएगा। मतलब कि जितने की वैल्यू का यहाँ पे ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स होगा, उतनी अमाउंट का आपका जो है टैक्स वो माफ हो जाएगा। इससे फिर देखो जो सप्लायर है, गुड्स और सर्विसेज के सप्लायर है, वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, जिनसे उन्हें ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स मिलता है, जिसकी हेल्प से वो इंपोर्ट जो कर रहे हैं उस पर टैक्स को यहाँ पर कम कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर एक बेनिफिट यहाँ पर प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। क्लियर है आपको? अब देखो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा कि अगर कोई ऐसा एक्सपोर्टर है जो कि इंडिया के ही रॉ मटेरियल से यहाँ पर प्रोडक्ट बनाता है और एक्सपोर्ट करता है, मतलब कि वो इंपोर्ट करता नहीं है, फिर ये कैसे यूज करेगा, उसको इसका तो फिर बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो ऐसा नहीं है, इसमें भी देखो यहाँ पे क्लियरली बोला है कि फुली ट्रांसफरेबल, मतलब कि अगर कोई पर्सन है जो कि सिर्फ एक्सपोर्ट ही करता है, ठीक है, और उसको यहाँ पे ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स मिल जाती है, तो वो इसको किसी दूसरे पर्सन को बेच सकता है, यानी कि ट्रांसफर कर सकता है, जो कि इंपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर एक पर्सन ए है, ठीक है, ये सिर्फ एक्सपोर्ट करता है, इसको यहाँ पर मान लो 10,000 के ड्यूटी स्क्रिप्ट्स मिल गए, है ना, और ये जो पर्सन बी है ये इंपोर्ट कर रहा था, जिसके ऊपर इसको जो है 10,000 के मान लो टैक्स पे करने पड़ रहे थे। तो ये जो ड्यूटी स्क्रिप्ट्स है ये ए पर्सन ने किसको भेज दिया, बी को भेज दिया, जिसकी वजह से अब बी ने इसकी एक अमाउंट पे कर दी होगी, मान लो वो कितनी पे कर दी होगी, 9,000 पे कर दी होगी, कुछ अमाउंट काट के 9,000 पे कर दी। अब इस ड्यूटी स्क्रिप्ट का यूज करके बी जो है अपने इंपोर्ट पे जो टैक्स बनता है उसको यहाँ पर कम कर दिया। क्लियर है आपको? तो यहां पर बेनिफिट तो मिलेगा ही, चाहे आप सिर्फ एक्सपोर्टर या फिर एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों हो, तब भी आपको यहां पर बेनिफिट मिलेगा। इस बेनिफिट की वजह से जो एक्सपोर्टर है उनको कॉस्ट कम आती थी, जिससे वो कम प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में बेच पाते थे, जिससे यहां पर उनको इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट करने में भी हेल्प मिलती थी। क्लियर है? उसके बाद देखो कई सारे यहाँ पर मेजर्स टेकन किए गए थे, इंसेंटिव इनिशिएटिव लिए गए थे गवर्नमेंट से, जैसे कि डिफेंस और हाईटेक आइटम्स को एक्सपोर्ट करने में, ठीक है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने में कई सारे यहाँ पर और भी मेजर्स लिए गए थे।
तो ये हमारे कुछ हाईलाइट्स है यहाँ पर हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 एंड 20। ठीक है, तो यहाँ तक हमने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मीनिंग समझ लिया। जो हमारे इंडिया में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2015-20, उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया कि कब आई थी, उसमें इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी हमने डिस्कस कर लिए कि इसमें कौन कौन सी पॉलिसीज ले आई गई थी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमारी जो पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग आपको अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप जो है चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहां तक क्लियर है। फटाफट से बता दीजिए। ओके, तो नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या होते हैं, तो इनको समझने से पहले हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मीनिंग समझना है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेसिकली होता क्या। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं कि जब भी कोई फॉरेन कंट्री से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करता है उसे हम यहां पर क्या कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यानी कि इंडिया के अलावा कोई भी कंट्री जब हमारे देश में कोई फैक्ट्री लगाती है, कोई हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज करती है, तो वो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और हमारे देश में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है उससे काफी सारा जो है पैसा आया था जब 1991 में लिबरलाइजेशन आई गई थी, ग्लोबलाइजेशन आई थी। ठीक है, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे उसके बाद फॉरेन जो हमारे इन्वेस्टमेंट थे उससे काफी फायदा हमें पहुंचा था, काफी पैसा हमारे देश में आया था, कई नई फैक्ट्रीज जो है यहाँ पर बनी थी। क्लियर है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है कि कोई भी जब फॉरेन फॉरेन चाहे इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, इंस्टीट्यूशन हो, हमारे देश में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती है। अभी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है ना वो हमारे देश में दो तरीके से आ सकती है। एक होता है हमारा यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरा हमारा क्या है यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। यानी कि जितना भी हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, जितना भी पैसा हमारा फॉरेन कंट्री से आएगा इन्वेस्टमेंट के रूप में, वो इन दोनों के ही हो सकता है, या तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा या फिर वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, अब ये बेसिकली होते क्या है, तो एक एक करके इनको जो है हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। अब ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो यहाँ पर देखो जब भी कोई फॉरेनर्स है, ठीक है, जो कोई फॉरेनर इंडिविजुअल है, कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, हमारे देश में कोई अपनी कंपनी खोलती है, यानी कि जैसे मान लो कोका कोला कंपनी है, वो जो है अपनी एक सब्सिडरी इंडिया में खोलती है और वहां पे ताकि वो जो है इंडिया में भी कोका कोला बनाए और उसको जो है इंडिया में बेचे और भी देशों में बेचे। ठीक है, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, या फिर अगर कोई कंपनी यहाँ पर नहीं बना रही है तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करे, फॉरेन इन्वेस्टर है, उन्होंने क्या किया, हमारे पहले से एग्जिस्टिंग एक इंडियन कंपनी को यहाँ पर परचेज कर लिया, यानी कि उसके शेयर्स जो है, मेजोरिटी ऑफ शेयर्स यहाँ पर खरीद ली। ठीक है, ताकि वो जो है अब वो कंट्री उस कंपनी में अपनी ऑनरशिप दिखा सके और उस कंपनी को कंट्रोल कर सके। ठीक है, अपने और प्रॉफिट कमा सके। तो ये भी हमारी क्या होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो कोई भी कंपनी, फॉरेन इन्वेस्टर जब हमारी कंपनी में आके कोई कंपनी खोलता है तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। क्लियर है आपको, तो यहाँ पर मीनिंग देखो हमारा, यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट मेड इन अ कंट्री बाय अ फॉरेनर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करता है, ऑफन अ कंपनी टू कंट्रोल द ओनरशिप ऑफ अ एंटिटी। अब देखो ये जो इन्वेस्टमेंट करने का मोटिव क्या है, सामने वाला जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसका यहाँ पर मोटिव क्या है कि वो जो है कंपनी की ओनरशिप में पार्टिसिपेट करे, कंपनी को कंट्रोल कर सके। क्लियर है आपको, तो जब भी कोई पर्सन इस मोटिव से कि वो जो है इंडिया में नया बिजनेस प्लेस ओपन करेगा और वहां पर बिजनेस करेगा या फिर किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करेगा और उसके जो मेजोरिटी ऑफ शेयर परचेज करेगा और उसमें जो है ऑनरशिप में पार्टिसिपेट करेगा, तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है आपको, क्लियर है, तो यहाँ पर देखो एफडीआई रिजल्ट्स इन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन द इन्वेस्टी कंपनी। जब भी कोई एफडीआई करता है तो जो इन्वेस्टर होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है हमारी कंपनीज में। अब यहाँ पर एक हमारा डाटा भी है, देखो पहले हमारा यहाँ पर देखो 2004 और 5 में 3 बिलियन जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से पैसा आता था, पर
2020-21 में, ठीक है, 2021 और 22 में ये जो आंकड़ा था वो हमारा 36.6 बिलियन तक यहाँ पर पहुंच गया। आप देख सकते हो कि इन सालों में हमारा जो एफडीआई है वो कितना ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज हुआ था। आई होप आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मीनिंग यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा रूट्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया। रूट्स ऑफ एफडीआई का मतलब कि कितने तरीकों से, कितने रास्तों से हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है हमारी कंट्री में आ सकती है। यानी कि जब भी कोई फॉरेन इन्वेस्टर है वो हमारी कंट्री में एफडीआई करना चाहता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसके पास कौन कौन से रास्ते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मेनली देखो जो एफडीआई के रूट्स होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है हमारा ऑटोमेटिक रूट और एक हमारा होता है यहाँ पर गवर्नमेंट रूट। अगर किसी फॉरेन इन्वेस्टर को हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो इन्हीं दो तरीकों से इन्वेस्टमेंट कर सकता है और कोई तरीका नहीं है। अब ये क्या होते हैं एक एक करके हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोमेटिक रूट की। देखो ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है कि जो इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर है, उसको इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे ना तो आरबीआई की कोई इंफॉर्मेशन की परमिशन की जरूरत है, ना ही गवर्नमेंट की। मतलब कि ऑटोमेटिक रूट के अंडर जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो सीधा किसी भी कंपनी में या फिर इंडिया में जो है सीधे तौर पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है बिना किसी गवर्नमेंट और आरबीआई की परमिशन के बिना। क्लियर है आपको? क्लियर है? तो यहां पर देखो एफडीआई इज परमिटेड थ्रू द ऑटोमेटिक रूट विदाउट प्रेयर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट और द आरबीआई इन ऑल एक्टिविटीज सेक्टर स्पेसिफाइड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज कंसोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी। ठीक है, तो यहां पर आपको मीनिंग क्लियर हो गया कि ऑटोमेटिक रूट। अब देखो जो ऑटोमेटिक रूट होते हैं वो सभी के लिए ओपन नहीं होते। मतलब कि जो सेक्टर्स इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में स्पेसिफाई किए हुए हैं गवर्नमेंट में, सिर्फ उन्हीं सेक्टर्स में, कुछ लिमिटेड सेक्टर्स में ही जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और इन सेक्टर्स के अलावा अगर किसी में वो करना चाहता है तो उसे गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो कुछ हमारे सेक्टर्स है जहां पर ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई की जा सकती है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मेडिकल डिवाइसेस, अगर यहाँ पर कोई मेडिकल डिवाइसेस में इन्वेस्टमेंट की जा रही है तो यहाँ पर डायरेक्टली ऑटोमेटिक की जा सकती है। थर्मल पावर हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, पोर्ट्स ऑफ शिपिंग का सेक्टर हो, ठीक है, या फिर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर एक्सचेंजेस है, या पेट्रोलियम रिफाइनिंग है, इन सारे जो सेक्टर्स हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर मैंने आपको बताए हैं। अगर इन सेक्टर में जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसे गवर्नमेंट की या आरबीआई की कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली यहाँ पर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। नेक्स्ट देखो क्या है, गवर्नमेंट रेट। ठीक है, इन सेक्टर्स के अलावा, ठीक है, जो यहाँ पर स्पेसिफाई किए हुए हैं, ठीक है, इन सेक्टर के अलावा अगर इन्वेस्टर किसी और सेक्टर में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसे गवर्नमेंट रूट अपनाना पड़ेगा। यानी कि उसे पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले गवर्नमेंट और आरबीआई की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? तो अगर कोई सेक्टर हमारा गवर्नमेंट रूट के अंडर आता है और इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसे गवर्नमेंट और आरबीआई की परमिशन चाहिए। तो यहाँ पर देखो अंडर द गवर्नमेंट रूट प्रायोर टू इन्वेस्टमेंट अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड एंड आरबीआई। ठीक है, तो अप्रूवल यहाँ पर चाहिए। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, ठीक है, जो हमारे इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं जो कि गवर्नमेंट रूट के अंडर आते हैं। अगर कोई पर्सन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा तो इन्हें इन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगा तो उन्हें गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। तो सबसे पहले देखो क्या है, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विसेज। अगर यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विसेज है, बैंकिंग और पब्लिक सेक्टर है, अगर कोई बैंकिंग और पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसे गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। फूड प्रोडक्ट्स रिटेल ट्रेडिंग है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है। कोर इन्वेस्टमेंट का मतलब कि जो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे देश के लिए, उन कंपनीज में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। उसके बाद मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग है, या फिर माइनिंग मिनरल्स है, प्रिंट मीडिया है, सैटेलाइट है। अगर इन सब चीजों में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है फॉरेन इन्वेस्टर तो वो गवर्नमेंट रूट से ही इन्वेस्टमेंट कर सकता है। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पे टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये जो हमारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइप्स के यहाँ पर होते हैं। तो पहला देखो हमारा क्या है, ग्रीन फील्ड एफडीआई। अब ये ग्रीन फील्ड एफडीआई क्या होता है, तो यहाँ पर देखो जब कोई कॉर्पोरेशन, कोई कंपनी, ठीक है, इंडिया में आके, अब मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कहूंगा, ठीक है, तो इंडिया में आके कोई अपनी सब्सिडरी ओपन करती है। तो यहाँ पर सब्सिडरी का मीनिंग समझाता हूँ। यहाँ पर देखो जब कोई यहाँ पर कंपनी है, जैसे पहले से एग्जिस्टिंग कंपनी है, जब वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर एक कंपनी ए लिमिटेड है, ठीक है, ये पहले कार का बिजनेस करती है ना, तो इसने अब ये चाहती है कि मैं कार का इंश्योरेंस का भी बिजनेस करूं, ठीक है, तो इसने कार इंश्योरेंस बिजनेस के लिए यहाँ पर देखो क्या किया, एक और कंपनी यहाँ पर ओपन कर दिया बी लिमिटेड,
क्या कर दिया यहाँ पर बी लिमिटेड, ठीक है। अब ये जो ए लिमिटेड कंपनी है ये बी लिमिटेड कंपनी को पूरे तरीके से जो है यहाँ पर कंट्रोल करती है, जो फंडिंग वगैरह है ना वो भी यही इसको प्रोवाइड करती है, ए कंपनी, ठीक है। तो ये जो ए कंपनी होती है इसे हम पेरेंट कंपनी कहती है, जो कि सारे देखभाल कर रहा है, और ये जो कंपनी होती है वो सब्सिडरी कंपनी होती है। तो ऐसे ही अगर कोई यहाँ पर फॉरेन कंपनी है, कॉर्पोरेशन है, वो जो है यहाँ पर इंडिया में कोई अपनी सब्सिडरी ओपन करती है ताकि वो इंडिया में यहाँ पर जो है बिजनेस कर सके, तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ग्रीन फील्ड एफडीआई, ठीक है। यहाँ पर इस कैटेगरी में उसे नया प्लांट यहाँ पर बनाना पड़ेगा, नए बिजनेस प्लेस यहाँ पर खुद से क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर मैकडोनल्ड्स है, हुंडई है, ठीक है, पेप्सी इन इंडिया है, ये सारे हमारे ग्रीन फील्ड एफडीआई के एग्जांपल है। नेक्स्ट देखो क्या है, ब्राउन फील्ड एफडीआई, ठीक है। अब ये ब्राउन फील्ड एफडीआई क्या होता है, तो यहाँ पर सिंपली देखो ये जो कॉर्पोरेशन है, जो हमारी फॉरेन कंपनी है, वो कोई नया बिजनेस नहीं शुरू करती, मतलब कि कोई नई सब्सिडरी ओपन नहीं करती, वो क्या करती है, इंडिया में पहले से ही कोई इस्टेब्लिश कंपनी है उसके शेयर्स परचेज कर लेती है। यानी कि मान लो यहाँ पर एक ए लिमिटेड कंपनी है जो कि यूएसए की है, ठीक है, और यहाँ पर एक बी लिमिटेड कंपनी है जो कि इंडिया के, वो पहले से ही ये काम कर रही है, ठीक है। ए को एक्सपैंड करना था अपना बिजनेस, ठीक है, एक कार का बिजनेस ए लिमिटेड कर रही है, इसको कार का बिजनेस एक्सपैंड करना था इंडिया में, ठीक है। तो उसने देखा कि इंडिया में एक कार कंपनी पहले से ही पड़ी हुई है, बी लिमिटेड, ठीक है। तो इसने क्या किया, यहाँ पर बी लिमिटेड के जो मेजोरिटी ऑफ शेयर्स हैं वो यहाँ पर खरीद लिए, ठीक है। अब जैसे उसने इसके मेजोरिटी ऑफ शेयर्स खरीदे हैं, अब इसका जो है कंट्रोल पूरा हो जाएगा किसके ऊपर, बी लिमिटेड के ऊपर। तो इस तरह के एफडीआई को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ब्राउन फील्ड एफडीआई। तो यहाँ पर देखो, इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन विच मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बाय स्टॉक एंड एस्टैब्लिश फर्म इन द होस्ट कंट्री, ठीक है। पहले से ही एस्टैब्लिश कंट्री के यहाँ पर स्टॉक जो है यहाँ पर बाय कर लेते हैं। तो ये हमारे कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, ठीक है, वो आपने यहाँ पर देख लेनी है। नेक्स्ट देखो क्या है, ज्वाइंट वेंचर। अब ये ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, ज्वाइंट वेंचर का अगर मैं आपको यहाँ पर सिंपल मीनिंग बताऊं, ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, जब यहाँ पर दो लोग आपस में मिलके, ठीक है, कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आपस में जुड़ते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक ए पर्सन है, यहाँ पर बी पर्सन है, ठीक है, इन दोनों ने मिलके एक लिमिटेड पीरियड के लिए, मान लो यहाँ पर इन्होंने एक सीजन चल रहा था, ठीक है, जैसे दिवाली आ रही थी, ठीक है, तो इन दोनों ने मिलके क्या किया, पटाखों का यहाँ पर बिजनेस कर लिया। क्या कर लिया, यहाँ पर पटाखों का यहाँ पर बिजनेस कर लिया। अब दोनों ने इसमें जो है पैसा लगाया। अब पैसा लगाने के बाद जब दिवाली में सामान बेचा तो इससे जो प्रॉफिट आया वो भी इन दोनों के बीच में जो है बट गया। इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ज्वाइंट वेंचर। जब कोई दो पर्सन मिलकर एक काम को करने के लिए यहाँ पर जो है राजी होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और दोनों ही कैपिटल लगाते हैं और दोनों ही यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह गेन करते हैं, तो उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। अब एफडीआई में भी ज्वाइंट वेंचर आता है। इसमें क्या होता है कि फॉरेन कंपनी जो है वो लोकल कंपनी के साथ जो मिल के काम करते हैं, यानी कि अब ना तो ये कोई सब्सिडरी बनाएगी, ना ही ये किसी भी तरह का यहाँ पर स्टॉक खरीदेगी, सिर्फ उसके साथ उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक फिक्स पीरियड के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम दोनों आप साथ में मिलकर इस चीज पर फोकस करेंगे, ठीक है, और पैसा भी हम साथ में लगाएंगे, टेक्नोलॉजी भी हम एक साथ शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, ताकि हम दोनों को यहाँ पर प्रॉफिट हो। तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ज्वाइंट वेंचर। तो यहाँ पर देखो, बेस्ड ऑन एग्रीमेंट, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, किनके बीच में, फॉरेन कंपनी एंड अ लोकल कंपनी ज्वाइन अप टू शेयर इन्वेस्टमेंट, दोनों ही शेयर करेंगे इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और प्रॉफिट्स, उन्हीं को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ज्वाइंट वेंचर। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारा यहाँ पर महिंद्रा और रेनॉल्ट, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर, जो रेनॉल्ट है वो हमारी फ्रांस की कंपनी, तो इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर किया कि हम यहाँ पर जो है साथ में बिजनेस करेंगे। क्लियर है आपको, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे जो है देश में एफडीआई जो है आ सकती हैं इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, एफडीआई प्रोहिबिटेड सेक्टर, ठीक है। अब ये देखो, मैंने आपको जब यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मैंने आपको पढ़ाए थे, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कई सारे रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन को यहाँ पर कम किया था, पर ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ही कम कर दिया था। कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जिसके ऊपर गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रखना चाहती थी, उनके ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस नहीं हटे थे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल की एटॉमिक एनर्जी, तो ऐसे ही जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर बाहरले देशों के लिए इन्वेस्टमेंट के दरवाजे इंडिया के लिए खोले, तब यहाँ पर कुछ क्रिटिकल सेक्टर्स जो कि इंडियन गवर्नमेंट को लगता था कि यहाँ पर हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी चाहिए, उनको यहाँ पर प्रोहिबिट कर दिया गया। यहाँ पर कोई भी पर्सन जो है फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे सेक्टर है। सबसे पहले देखो क्या है, लॉटरी बिजनेस हो, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट लॉटरी हो, ऑनलाइन लॉटरीज हो, उसमें एफडीआई जो है वो नहीं है, क्लियर है। उसके बाद देखो गैम्बलिंग है, किसी भी तरह की गैम्बलिंग है तो उसमें भी एफडीआई नहीं चाहिए। चिट फंड है, निधि कंपनी है,
ये सारे जो है यहाँ पर नहीं इंक्लूड करते हैं। क्लियर आपको? ऐसे ही जो हमारे यहाँ पर रियल स्टेट बिजनेस है, ट्रेडिंग इन ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स है, इस तरह के जो एरियाज है वहां पर अभी भी जो है एफडीआई जो है वो बैन है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी पर्सन जो है यहाँ पर एफडीआई नहीं कर सकता, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर गवर्नमेंट मेजर्स टू इंक्रीज एफडीआई इन इंडिया। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर कौन कौन से इनिशिएटिव लिए यहाँ पर इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है, देखो कोई भी देश की गवर्नमेंट हो ना, जैसे चाइना होगी, इंडिया होगी, ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, ताकि हमारे देश की यहाँ पर ग्रोथ हो। ऐसे ही इंडिया भी चाहता है कि हमें भी ग्रोथ चाहिए, तो वो यहाँ पर अलग अलग इनिशिएटिव लेता रहता है, जिससे जो है हमारे देश में एफडीआई इंक्रीज हो। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 2020 में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस की थी गवर्नमेंट सेक्टर ने, यहाँ पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट में, ताकि इस सेक्टर में जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को ले आया जाए। मतलब कि जो हमारे डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं ना, उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर हमारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है हमारे देश में आए और यहाँ इस सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें। क्लियर है? तो इसके ऊपर भी एमसीक्यू बन सकता है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम किस लिए बनाई गई थी। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट देखो यहाँ पर इन 2019 अमेंडमेंट ऑफ एफडीआई पॉलिसी 2017 बाय द गवर्नमेंट टू परमिट 100% एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट इन कोल माइनिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कोल माइनिंग जो एक्टिविटीज होती थी, जो हमारी माइनिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज होती थी पहले, वहां पर 100% का मतलब कि टोटली सारा का सारा जो पैसा है वो फॉरेन का नहीं होना चाहिए था। कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है, जैसे 49%। तो यहाँ पर 2017 के बाद यहाँ पर 2019 में इसको हटा दिया गया। ठीक है, इसको हटा दिया गया। अब 100% जो है यहाँ पर एफडीआई अलाउड है, किसमें? हमारे कोल माइनिंग एक्टिविटीज में। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर कि एफडीआई में जो हमारे यहाँ पर एफडीआई मैन्युफैक्चरिंग था, मैन्युफैक्चरिंग में पहले ही इंडिया ने जो है 100% यहाँ पर अलाउ किया हुआ था कि ऑटोमेटिक रूट से 100% उसमें एफडीआई अलाउड है। अगर कोई फॉरेन कंपनी सोलली अकेली यहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना चाहती है तो यहाँ बना सकती है। पर यहाँ पर 2019 में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, पहले कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को 100% नहीं था, तो यहाँ पर 2019 में जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी यहाँ पर जो है 100% एफडीआई को जो है अलाउ कर दिया गया था। क्लियर है आपको? क्लियर है? उसके बाद जो हमारे डिजिटल सेक्टर्स हैं उसमें भी पहले डिजिटल सेक्टर जो हमारे थे उसमें बिल्कुल ही बैन था, पर यहाँ पर बाद में 26% जो है इसमें भी इंक्रीज कर दिया गया था। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर इनिशिएटिव थे जो कि यहाँ पर लिए गए थे। अब आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट भी यहाँ पर हमारा रह गया कि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल क्या होता है? एक ऐसा फ्रेमवर्क है, ठीक है, एक ऐसी यहाँ पर साइट है जहां पर जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उससे रिलेटेड सारे काम हो जाते हैं। मतलब कि गवर्नमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बीच में जो है ये एक तरह का लिंक करवाता है, इंटरेक्शन करवाता है, हेल्प करता है। इसी प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट को जो काम है वो कर सकती है, जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो जो काम करना चाहता है वो यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटिंग टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आई होप यहाँ तक आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। फटाफट से बता दीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट मूव करें। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से और यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट से। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, एक हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर पढ़ ली, दूसरी यहाँ पर क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या होता है? तो इसमें बेसिकली देखो, अभी हमने जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की थी तो उसमें जो मोटिव था, जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव था इन्वेस्टर का, वो क्या था कि वो इंडिया में जाके बिजनेस कर सके और प्रॉफिट कमा सके। पर जो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होती है ना, इसमें जो इन्वेस्टर होते हैं उनका पर्पस यहाँ पर बिजनेस करने का नहीं होता है। उनका क्या पर्पस होता है कि वो सिर्फ यहाँ पर कंपनी के शेयर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करें और उनके शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट में जो प्राइस है, शेयर प्राइस जो है वो अप डाउन होंगे, उससे वो प्रॉफिट कमाए। जैसे कि स्पेकुलेटर्स होते हैं ना,
शेयर में परचेज कर लिया, जैसे ही प्राइस हाई हुआ बेच दिया, प्राइस कम हुआ खरीद लिया, ठीक है, उससे उसने प्रॉफिट कमाया। तो इसी तरीके से कुछ होता है यहाँ पर जो इन्वेस्टर है वो कोई भी कंपनी नहीं स्टैब्लिश करते, ना ही किसी कंपनी के ज्यादातर यहाँ पर शेयर्स बाय करते हैं। वो क्या करते हैं, अलग अलग कंपनी से, ठीक है, अलग अलग कंपनी से स्टॉक्स, शेयर्स, डिवेंचर्स वगैरह बाय कर लेते हैं, ठीक है, और उनको जैसे ही उनका प्राइस वगैरह हाई होता है वो उनको बेच के जो है प्रॉफिट कमा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट कमाना यहाँ पर मोटिव होता है। क्लियर है आपको। अब ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होते हैं वो कोई भी एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि देखो एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनका पैसा जो है सही नहीं रहेगा, क्योंकि उनका तो पर्पज है, उनका बिजनेस करने का पर्पज थोड़ी है, उनका पर्पज है प्राइस हाई हो तो यहाँ पर अच्छे से प्रॉफिट कमाए। तो ये क्या करते हैं, कंपनी इंडिया के जो अलग अलग कंपनीज होते हैं वहां पर जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू शॉर्ट टर्म कैपिटल इन्वेस्टेड इन स्टॉक और हेज फंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म क्यों लिखा है, तो यहाँ पर देखो जो पर्सन ये चाहता है कि प्राइसेस हाई हो कम हो उससे वो प्रॉफिट कमाए, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा। वो तो इन्वेस्टमेंट करेगा जैसे ही प्राइस होंगे वो जल्दी से जल्दी उसको बेच के प्रॉफिट कमा लेगा। तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होते हैं वो जनरली शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ठीक है। क्लियर है आपको। और इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाती है, स्टॉक्स में, हेज फंड्स में। क्लियर है आपको। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफआईआई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दोनों का मीनिंग समझ लिया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, हमारा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ठीक है। अब हम इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इन एनी इंडियन कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन कॉर्पोरेटेड इन फॉरेन नेशन, ठीक है। तो एफडीआई का मतलब क्या है, हमें किसी भी इंडियन कंपनी में, ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। और इसका क्या हुआ कि हमें जो है इंडियन कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है। क्लियर आपको। नेक्स्ट देखो क्या है, टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय द एफडीआई यूजुअली लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पर जो टेन्योर होता है इन्वेस्टमेंट का एफडीआई के केस में वो लॉन्ग होता है, क्योंकि जो पर्पस क्या है बिजनेस और इन्वेस्टर का, बिजनेस करने का, तो बिजनेस हमारा लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, और इसमें जो टेन्योर होता है वो यहाँ पर हमारा शॉर्ट टर्म ही होता है। उसके बाद देखो क्या, ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, उसको इन्वेस्टमेंट करने में कितनी आसानी है, ठीक है, और उससे एग्जिट होने में, ठीक है, कितनी आसानी। तो अगर आप एफडीआई की बात करो, अगर आप किसी बिजनेस में एंटर करते हो तो उससे एग्जिट होना बहुत ही, मतलब इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉसेस के चांसेस होते हैं। तो इसमें जो हमारी एग्जिट होती है ना, एंट्री और एग्जिट दोनों ही थोड़ी यहाँ पर डिफिकल्ट होती है। क्लियर आपको। और इसमें जो एंट्री और एग्जिट होती है बहुत ही आसान होती है, क्योंकि हमें एंट्री लेते वक्त इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। हमें दिखा, थोड़ा एनालिसिस किया, स्टॉक अच्छा है, बाय किया, उसके बाद एग्जिट भी 2 मिनट में स्टॉक मार्केट में गए, उसको सेल किया, एग्जिट भी हो गया। तो इसमें एग्जिट और एंट्री इजी होती है और इसमें इजी नहीं होती है। उसके बाद देखो क्या, बेनिफिट्स फॉर द इन्वेस्टिंग कंपनी, ठीक है। अब जो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है उसमें जो इन्वेस्टिंग कंपनी होती है, इन्वेस्टिंग कंपनी का मतलब जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उसको क्या बेनिफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर एफडीआई का केस है, एफडीआई का केस है तो उसमें पैसा मिलने के साथ साथ, मतलब कि जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर हमारी कंपनी इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, तो पैसा तो मिलता है, साथ ही साथ वो अपनी जो टेक्नोलॉजी होती है, जो स्ट्रेटजीज होती है, नॉलेज होती है, वो भी यहाँ पर शेयर करता है। क्योंकि देखो जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना कोई इंडियन कंपनी में, उसका मोटिव क्या है कि इंडियन में अपना कंट्रोल ले आए, ठीक है, और उस इंडियन कंपनी को प्रॉफिट में लेके जाए, ठीक है। तो उसके लिए वो अपनी जो नई टेक्नोलॉजीज है, जो उसकी कंट्री में टेक्नोलॉजीज है, जो उसके पास नॉलेज है, वो सब कुछ यहाँ पर शेयर करेगा इंडियन कंपनी के साथ। पर इस केस में देखो क्या है, इस तरह की कोई भी फैसिलिटी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पैसा ही मिलता है, ठीक है। किसी भी तरह की नॉलेज यहाँ पर, हमारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर नहीं मिलती है। उसके बाद देखो क्या है, टारगेटेड इन्वेस्टमेंट। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टारगेट क्या होता है हमारे इन्वेस्टर का, तो इसमें देखो हम यहाँ पर जो हमारा एफडीआई केस है, हम कुछ स्पेसिफिक कंपनी को ही यहाँ पे टारगेट करते हैं। यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है जब भी वो एफडीआई करना चाहता है तो कोई स्पेसिफिक कंपनी जिसमें वो बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहता है उसी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है। पर इस केस में क्या है कि आप अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई यहाँ पर स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता। उसके बाद देखो ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल और इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पर एफडीआई के केस में जो है यहाँ पर ट्रांसफर और कंट्रोल जाता है यहाँ पर हमारे इन्वेस्टर के पास, पर यहां पर किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं जाता है। क्लियर है आपको। क्लियर है। तो ये हमारे कुछ बेसिक से डिफरेंस पॉइंट है किसके बीच में, एफडीआई और यहाँ पर हमारा एफआईआई। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे, तो पहले मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको जो एफडीआई और एफआईआई है इसका मीनिंग क्लियर है। फटाफट से मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको एफडीआई और एफआईआई के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियर है, ताकि हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पर कर पाए। तो फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए यहाँ पर।
ओके, तो नेक्स्ट अब देखते हैं हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पर देखो, जो हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हम क्यों बनाते हैं, ताकि हमारी इकोनॉमी की जो है ग्रोथ यहाँ पर अच्छी हो सके, ठीक है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, ये बेसिकली होते क्या है, ठीक है, और गवर्नमेंट को किसके ऊपर ज्यादा यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, जब हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, यानी कि इकोनॉमी का ग्रोथ का मतलब कि हमारी इकोनॉमी की जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज होती है, जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज होती है। जब भी हमारी जो इकोनॉमी है उसकी यहाँ पर नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम जो है इंक्रीज होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ हम फोकस करते हैं नेशनल और पर कैपिटा इनकम पे ही, उसी को इंक्रीज करने की यहाँ पर जो है बात की जाती है। क्लियर है। अगर हम इसको कंपैरिजन करें किसके साथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ, तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है बहुत ही छोटा टर्म, यानी कि इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज्यादा नैरो है, ठीक है, एज कंपैरिजन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसका जो हमारा एरिया है वो यहाँ पर वाइडर है। क्लियर है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का आपको मीनिंग पता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, शुरू में ही आपको मैंने बताया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो एरिया होता है वो ब्रॉडर होता है, किसके साथ, कंपैरिजन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम जो है ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो ये तो ठीक है, हमारी जो नेशनल इनकम है, पर कैपिटल इनकम है वो तो इंक्रीज हो, साथ के साथ जो हमारे देश के लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो, हमारे देश में जो टेक्नोलॉजी है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो, ठीक है, और जो यहाँ पर और भी हमारे जो यहाँ पर एरियाज है उनको साथ में लेकर चलना है। मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम सब चीजों को जो है लेके चलते हैं। जब सबकी ग्रोथ होती है, एक साथ होती है, तो उसे हम यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नाम देते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ सस्टेन्ड इंप्रूवमेंट इन द सोसाइटी मटेरियल वेलबींग, ठीक है, मतलब कि पूरी सोसाइटी का हम यहाँ पर वेलबींग देखते हैं, उनकी यहाँ पर ग्रोथ होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले देखो नेशनल इनकम ग्रोथ। हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेशनल इनकम ग्रोथ को इंक्लूड करते हैं। उसके बाद देखो क्या है, सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सभी को हम इंक्लूड करते हैं किसमें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। अब इनको डेवलप करने के लिए कौन कौन सी चीजें हमें यहाँ पर इंक्रीज करनी चाहिए, ग्रोथ करनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, देखो अगर हमें इकोनॉमी की ग्रोथ चाहिए, नेशनल इनकम यहाँ पर ग्रोथ चाहिए, तो हमें जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको अच्छे तरीके से यूज करना है, उनकी ग्रोथ करनी है, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन पे यहाँ पर ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा कैपिटल गुड्स यहाँ पर बनानी है, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन के साइज पे भी ध्यान देना है। अब ऐसा ना हो कि हम सिर्फ इकोनॉमी की ग्रोथ ग्रोथ देखी जा रहे हैं, नेशनल इनकम नेशनल इनकम नेशनल इनकम, जो हमारी पॉपुलेशन है वो ग्रोथ कर ही नहीं रही है, ठीक है। तो पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करने में काफी यहाँ पर जो है हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जिससे पॉपुलेशन को यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। हमें टेक्नोलॉजी बढ़ानी है, स्किल्स बढ़ानी है। स्किल्स किसकी बढ़ानी है, जो हमारे देश के लोग हैं, जो हमारे सिटीजन हैं, उनकी स्किल्स बढ़ाने पे यहाँ पर जो है ध्यान देना है, ताकि वो हमारे देश में अच्छे से यहाँ पर कंट्रीब्यूट करे, हमारे देश की यहाँ पर ग्रोथ हो सके। तो यहां तक हमारा जो टॉपिक था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ, वो यहाँ पर ओवर होता है। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। हम क्योंकि हम इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसका आंसर आपने मुझे यहाँ पर करना है। तो फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो चैट बॉक्स में यहाँ पर पूछ सकते हो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर हमारा, द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड इट्स फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 एंड 20 कब, ठीक है। तो यहाँ पर कब यहाँ पर जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 और 20 जो है इंट्रोड्यूस की गई थी। क्या वो 1 जनवरी 2015 था, या फिर 1 फरवरी 2015 था, या फिर 1 मार्च 2015 था, या फिर 1 अप्रैल 2015 था। तो हमने स्टार्टिंग में ही जब स्टार्टिंग किया था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में, तो हमने डेट यहाँ पर लिखी थी कि कब यहाँ पर जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। फटाफट से बता दीजिए यहाँ पर। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पर देखो जो ऑप्शन डी है हमारा, 1 अप्रैल 2015 इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 1 अप्रैल 2015 को यहाँ पर जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस की गई थी। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर
नेक्स्ट ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो यहाँ पर स्कीम्स इंट्रोड्यूस अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 एंड 20। ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कौन कौन सी इसमें से जो स्कीम है वो इंट्रोड्यूस की गई थी। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि दो स्कीम्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई थी, तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी स्कीम है जो कि इसके अंडर इंट्रोड्यूस की गई थी। क्या वो हमारी मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम थी, या फिर गुड्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम थी, या फिर कैपिटल गुड्स एक्सपोर्ट स्कीम थी। क्लियर है आपको, या फिर सभी की सभी। तो यहाँ पर आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा। कौन सी स्कीम हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 में इंट्रोड्यूस की गई थी। फटाफट से बता दीजिए यहाँ पर। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ठीक है, तो ये स्कीम बनाई गई थी जो हमारे गुड्स के एक्सपोर्ट थे उनको यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए, उनको इंक्रीज करने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पे डैश इज अ इन्वेस्टमेंट मेड इन अ कंट्री बाय अ फॉरेन इन्वेस्टर ऑफन अ कंपनी टू कंट्रोल द ओनरशिप ऑफ अ एंटिटी। ठीक है, इसमें से कौन सी ऐसी हमारी जो है इन्वेस्टमेंट है जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट करता है, ताकि उसका पर्पस क्या होता है इस इन्वेस्टमेंट को करने का, ताकि वो कंट्रोल में जो बिजनेस है उसको कंट्रोल कर पाए, उसमें ऑनरशिप पा सके। ठीक है, और बिजनेस यहाँ पर कर सके, प्रॉफिट कमा सके। तो फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए कौन सी इन्वेस्टमेंट है। क्या वो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। ठीक है, तो सिंपल कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर कंपनी चाहती है बिजनेस करना। ठीक है, वो कंपनी के शेयर्स वगैरह परचेज करती है। ठीक है, या फिर कोई नई कंपनी यहाँ पर बनाती है ताकि वो बिजनेस कर पाए इंडिया में। तो फटाफट से बता दीजिए वो कौन सी इन्वेस्टमेंट है। क्या वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, या फिर वो हमारी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो बिल्कुल सही यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन, सेक्टर्स अलाउड इन ऑटोमेटिक रूट नॉट इंक्लूड्स। हमने ऑटोमेटिक रूट पढ़ा था। ठीक है, ऑटोमेटिक रूट में क्या होता था कि हमें गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए होती। अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उन्हें गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती। तो आपने यहाँ पर आंसर करना है, क्या वो मेडिकल डिवाइसेस है, या फिर थर्मल पावर है, या फिर इंश्योरेंस है, या फिर पब्लिक बैंकिंग और पब्लिक सेक्टर है। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पर ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। जो हमारा पब्लिक बैंकिंग और पब्लिक सेक्टर है, इसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ बाय विच एन इकोनॉमी एक्चुअल नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम ग्रोज ओवर टाइम, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम क्या देखते हैं कि हमारी जो है इकोनॉमी की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम कितनी ग्रो हुई है। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फॉल्स। फटाफट से इसका आंसर बता दिया। अभी हमने इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर इसका डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट कह रही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सिर्फ हम नेशनल और पर कैपिटा इनकम ही देखते हैं। तो फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए क्या ये आंसर ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, क्या ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फिर फॉल्स। बिल्कुल सही, ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर यहाँ पर लिखा होता, अगर यहाँ पर लिखा होता कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स, ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा होता कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम एक्चुअल और नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम को इंक्लूड करते तो ये स्टेटमेंट हमारी सही होती। पर यहाँ पे बोला गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि एक्चुअल नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करे, तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर गलत होनी। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े करके आपसे पूछ सकता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखनी है कि मतलब क्या है। क्लियर है आपको। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, यहाँ पर फॉल्स है, इसलिए ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।